कि शांति दूत राम के अनन्य भक्त हनुमंता, दिव्य भक्ति भावना प्रसार को प्रणाम है। बाल्यकाल लील के दिवाकर को किया खेल, और ब्रह्मोस्त्र वाली हार को प्रणाम है। निश्चरों की नारियों के गर्भ को गिराने वाली भीषण निनादी हाहाकार को प्रणाम है। सिंदूरी से गात में समाये श्याम बाण राम, ऐसी गंग भानुजा की धार को प्रणाम है। सिंदूरी से गात में समाये श्याम बाण राम, ऐसी गंग भानुजा की धार को प्रणाम है। नमस्कार, बंजारा बीट्स में आपका स्वागत है। मैं हूं ज्योति प्रकाश खरे और आज हम आपको मिला रहे हैं एक ऐसी शख्सियत से जिसके नाम के साथ तूफान जुड़ा हुआ है। उनके काम, उनके कृत्य पर आज प्रकाश डालेंगे। हालांकि उनका परिचय बहुत बड़ा है, उन्हीं के मुंह से सुनते हैं कि आखिर उन्होंने अब तक क्या किया है। नमस्कार पवन तूफान जी। नमस्कार आदरणीय ज्योति जी। पवन जी, जैसा कि मैंने कहा कि आपका प्रोफाइल बहुत बड़ा है, हमारे दर्शकों को बताइए, आपने आपकी यात्रा, लेखन की यात्रा, कवि यात्रा कहाँ से शुरू हुई? मैं सबसे पहले बंजारा विश्व के सभी दर्शकों का हृदय से वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ और बधाई देना चाहता हूँ आपको, आपकी पूरी टीम को कि आप ये जो मुहिम चला रही हैं, साहित्यकारों को, रचनाकारों को या अच्छी प्रतिभाओं को एक बड़ा मंच देने के लिए, लाखों लोगों तक पहुंचाने के लिए, इसके लिए आप साधुवाद के पात्र हैं। और आज मुझे भी अवसर मिला है कि हम बंजारा विश्व के माध्यम से अपनी कुछ बात कह सकें, तो पुनः आपका वंदन, अभिनंदन। साहित्य, मूल रूप से मैं साहित्यकार हूँ। कहाँ के रहने वाले हैं? मैं लखीमपुर जनपद में गोला गोकर्णनाथ खीरी भगवान शिव की नगरी है, जिसे छोटी काशी के भी नाम से जानते हैं। जी जी। तो गोला गोकर्णनाथ में हमारा जन्म है, वहाँ मेरा जन्म हुआ। मेरी प्राथमिक शिक्षा वहीं तक हुई, कक्षा 6 तक मैं गोला गोकर्णनाथ में पढ़ा। उसके बाद क्योंकि मैं साहित्यकार था, कविताएं लिखता था। अच्छा, कविताएं लिखने की कक्षा 6 से लिखते थे आप? जी, कविताएं मैं बहुत पहले से लिख रहा हूँ, लगभग 3 या 4 में था, तब से मैं छोटी छोटी कविताएं लिखता था। लेकिन धीरे धीरे फिर कविताएं का ग्राफ बढ़ता गया। जब ग्राफ बढ़ा तो लोगों से कनेक्टिविटी बढ़ी, फिर पढ़ाई में थोड़ा मन कम लगा। ऐसी स्थिति में हर व्यक्ति के माता पिता ये चाहते कि हमारा बच्चा पहले पढ़े, बाकी काम बाद में करे। लेकिन मैं पढ़ाई की जगह कविताओं को ज्यादा समय देता था। या कोई लोग मिल गए, पवन भाई कोई नई कविताएं लिखी है, तो मैं अपनी कविता में लिख गया। इस तरीके से कई बार पिताजी ने पिटाई कर दी, कभी बुरा भला कह दिया। एक बार घर पर बैठे हुए थे, थोड़ा सा चर्चा हुई, बोले ये तो कोई काम ही नहीं करता है, कविताएं करता रहता है। थोड़ी सी बातचीत हुई और मन में कुछ ऐसा ख्याल आया, तो मैंने घर छोड़ दिया, भाग गया। हाँ, घर छोड़ करके भाग गया। उस समय मैं कक्षा 6 में फेल था, कक्षा 6 पास नहीं था, कक्षा 6 फेल था और मैं घर भाग गया। ये लगभग 1995। कहाँ चले गए थे? मैं सबसे पहले भाग करके लखनऊ गया। अच्छा। तो क्योंकि हमारे यहाँ चैती का मेला लगता है। हाँ। उस चैती के मेला में एक इलेक्ट्रॉनिक वाले आते थे, नारंग इलेक्ट्रॉनिक्स जी। उनके लोगों से मेरा परिचय था। चैती के मेला में मेरे पिताजी चाय की दुकान लगती थी, चाट की दुकान लगती थी, तो चाय और चाट का काम होता था घर पर, मैं भी बैठता था। अच्छा, कविता लिखने के कारण लोगों से मेरी कनेक्टिविटी बहुत जल्दी हो जाती थी, लोग मुझे पसंद करते थे। तो क्या ग्राहकों को भी आप कविता सुनाने लगते थे? जी जी जी। चाय पिलाने के अलावा? जी जी जी। मैं जब टिक्की बेचने जाता था, आलू की टिक्की बिकती थी, तो मेरी टिक्की लोग इसलिए मुझसे खरीदते थे कि कुछ ये कविता सुनाएगा। अच्छा। तो मैं कभी कुछ प्रदीप के भजन सुना देता था, कुछ कविता, और कुछ उसमें ऐसे लोग भी थे जो मुझे आज समझ में आया कि जिन्होंने मेरी प्रतिभा को आगे बढ़ाने के लिए ऐसा किया। वो आते थे, बोले पवन भाई कोई नई कविता लिखी हो तो सुनाओ, तभी टिक्की आपकी खरीदेंगे। अच्छा। तो इसलिए भी मैं कुछ कविताएं लिखता था कि मेरी टिक्की बिक जाएगी और जब ज्यादा दुकानदारी होगी तो माता पिता खुश हो जाएंगे। तो ये भाव चलता रहा। तो कविताओं शुरू से रही। मैं भाग करके लखनऊ पहुंचा। लखनऊ में हमारे एक मित्र हैं, उनके घर में पहुंचा। उनके घर जब पहुंचा तो उन्होंने कहा भाई पवन भाई कैसे आए। मैंने उन्हें पूरा वाकया बताया, यार मैं घर से भाग आया, पिताजी से थोड़ी सी नाराजगी हो गई। बोले नहीं, देखिए इस उम्र में कोई घर से नहीं भागता है, क्या करेंगे, बहुत छोटे हैं, आप वापस जाइए। और एक रात में उनके यहाँ रुका। उसके बाद वो मुझे लखनऊ बस स्टैंड पे छोड़ गए। जैसे ही वो चले गए तो मेरे मन में तो भागने का मन था, मैं वापस जाने वाला नहीं था। वो जब चले गए तो मैं वहां से एक बस में फिर बैठ गया। अच्छा, कहीं और के लिए? निरुद्देश, कहाँ जाना कुछ पता नहीं था। वो बस बोली कानपुर जाना है, कानपुर के लिए जा रही थी, तो मैं कानपुर के लिए बैठ गया। कानपुर में चुन्नीगंज बसंता उसमें
बन रहा था, मैं वहां रात्रि में उतरा। इतनी ही देर में चुन्नीगंज बस अड्डे पर एक बस मिली जो आगरा मथुरा कह रही थी। तो मैंने कहा चलो यार आगरा देखते हैं, क्योंकि मेरे पास 2000 रुपए थे और कविता की डायरी थी। तो मैं आगरा वाली बस में बैठ गया। आगरा जब आने वाला था तो वो ड्राइवर बोला साहब जो लोग मथुरा जाएंगे वो बैठे रहे और आगरा वाले उतर जाएं। तो मैंने कहा यार आगरा से बढ़िया मथुरा चलते हैं, क्योंकि मेरा तो कोई उद्देश्य नहीं था। तो मैं मथुरा पहुंच गया। मथुरा पहुंचा, वहां पर मैं जन्मभूमि है, जन्मभूमि गया। वहां पर अभी वर्तमान में भी जो वहां के सुरक्षा अधिकारी हैं विजय बहादुर सिंह जी, मैंने वहां नेम प्लेट पढ़ी, लोगों से पूछा, मैंने कहा भैया यहाँ पर कोई काम दे सकता है क्या? बोले विजय बहादुर सिंह जी हैं, यहाँ के सुरक्षा अधिकारी हैं जन्मभूमि के, जो भी वर्तमान में भी हैं। बोले आप इनसे मिल लो, बातचीत हो जाए तो ठीक लगेगा। मैं उनकी प्रतीक्षा में रहा। उनका ऑफिस बंद था क्योंकि मैं सुबह पहुंच गया था 7 बजे। मैं उनके ऑफिस के बाहर बैठा रहा। इतनी देर में 5-6 कविताएं मैंने विजय जी के नाम से बना डाली। अच्छा। लिखता रहा विजय जी ऐसे कविता के द्वारा प्रवेश द्वार ढूंढते। जी। और जब विजय जी आए तो मैं अंदर गया। मैंने कहा भाई मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। बातचीत, मैंने अपना परिचय दिया। मैंने कहा सर मैं कविताएं लिखता हूँ। उन्होंने मेरी प्रतिभा देखी, बहुत खुश हुए। बोले बेटा लेकिन तुम अपने घर वापस। ये नहीं बताया क्या भाग के आए? जी बताया। मैंने कहा इस तरीके से मैं भाग के आया हूँ। तो बोले तुम तो बहुत छोटे हो, क्या काम करोगे? मैंने कहा सर कुछ भी करेंगे लेकिन घर नहीं जाएंगे। फिर उन्होंने कहा एक काम करो आप हमारे पास रहो। मैंने कहा सर ये भी नहीं हो सकता, मैं एक काम करूंगा तभी कुछ खाऊंगा। फिर उन्होंने मुझे जन्मभूमि में काम पे लगवा दिया। पहले मैं विजिटिंग कार्ड बांटने का काम करना था। जन्मभूमि के गेट पर कोई भी दर्शक आता था तो मैं विजिटिंग कार्ड देता था। वहां पर अंतर्राज्यीय गेस्ट हाउस है और अंतर्राज्यीय भोजनालय है। उस भोजनालय का मैं कूपन देता था। उस कूपन के एवज में वहां मुझे भोजन मिलता था, रहने की व्यवस्था हो गई। मेरा संपर्क विजय जी से, क्योंकि विजय जी वही सुरक्षा अधिकारी थे, वर्तमान में भी, और मैं जाता आता रहा। वो मुझे बहुत चाहते थे। एक दिन विश्व हिंदू परिषद के प्रांतीय मंत्री श्रीमान अशोक तिवारी जी आए और जन्मभूमि पर उन्होंने दर्शन किए। विजय जी ने उनसे चर्चा की, बोले यार एक लड़का है मेरे पास और आप उसे लिए जाइए। ये बात है सन 2001 की। तो अशोक तिवारी जी अभी वर्तमान में विश्व हिंदू परिषद के वो केंद्रीय मंत्री हैं वर्तमान में। उस समय वो प्रांतीय प्रदेश मंत्री थे। तो उन्होंने मुझसे वार्ता की, बुलाया विजय जी ने। अशोक जी से भेंट हुई हमारी। अशोक जी ने कहा ठीक है क्या करना चाहते हो? मैंने कहा सर मैं पढ़ना भी चाहता हूँ, काम भी करना चाहता हूँ। बोले घर चले जाओ। मैंने कहा घर नहीं जाऊंगा मैं। तो कुछ समय मैंने करीब 1-2 साल मथुरा में गुजारा। गुस्सा तब तक बरकरार था? जी। और कभी फोन भी नहीं किया घर से। पहले तो फोन का चलन जी कोई फोन था नहीं। एक गांव में फोन लगा हुआ था तो एक बार बात की। मैंने कहा माता जी मैं यहाँ आ गया हूँ। मम्मी से बात की मैंने, लेकिन मैंने कहा मैं घर नहीं आऊंगा। फिर मैं अशोक जी के साथ में आगरा आ गया। उन्होंने मुझे अपने विश्व हिंदू परिषद कार्यालय में रखा और वहाँ कविता लिखना, खाना खाना, यही काम था। जो उस दौरान विश्व हिंदू परिषद की यात्राएं होती थी, उन यात्राओं के लिए मैं कविता लिखता था। अच्छा। हिंदूवादी संस्कृति को नोट करने के लिए। हाँ, हिंदूवादी संस्कृति को आगे बढ़ाना है। उस दौरान विश्व हिंदू परिषद के कार्यक्रमों में तमाम बड़े लोगों से मेरी मुलाकात हुई और उस दौरान सौभाग्य से बटेश्वर माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के घर भी जाने का सौभाग्य मिला। लगभग 150 से 200 यात्राओं में हमने सहभागिता की। अशोक जी जाते थे, मैं साथ में कविताएं पढ़ता था। तो मंच पर मैं कविता सुनाता था हिंदूवादी की और मेरा संपर्क बढ़ता चला गया। वहीं पर संस्कार भारती की एक पदाधिकारी थी आदरणीय निर्मला सिंह जी। एक कवि सम्मेलन था आगरा में ही, जगदम्बा डिग्री कॉलेज में। तो निर्मला सिंह जी ने मुझे वहां जाने के लिए बोला। बोले वहां कवि सम्मेलन है कि चलोगे? मैंने कहा जी चलूंगा। मैं वहां इंटर कॉलेज में पहुंचा कवि सम्मेलन के लिए। मेरी कविता, जब मैंने अपनी कविता पढ़ी तो कविता से जो विद्यालय के प्रबंधक थे आदरणीय CP शर्मा जी, जो अब नहीं है, बहुत प्रभावित हुए। कविता की कुछ पंक्तियां याद है आपको आज? जी हाँ, कविताएं तो बहुत याद है जी, क्योंकि उस समय जो कविताएं थी तो वो एक तुकबंदी हुआ करती थी, लेकिन धीरे धीरे फिर कविताएं सीखी, कविताओं का और रहा। उसमें मैंने शुरुआत में जो सबसे पहली कविता लिखी थी, अब त्राह त्राह मच जाएगी ऐसा ही आलम रहा अगर। अब त्राह त्राह मच जाएगी ऐसा ही आलम रहा अगर। अर्थात हमारी जो कविता ने जन्म लिया, प्राय लोग कहते हैं कि साहब जिससे जो प्रेम करता है वो कविता लिखता है, लेकिन मेरी कविता का जो मूल स्रोत था वो पीड़ा से हुआ, क्योंकि मैं पीड़ित था। समाज की पीड़ाएं मैंने देखी, वहां से मैंने कविताएं शुरू की। उस समय मैं गद्य में लिखता था, पद्य में भी बहुत लिखता था, छंद बहुत लिखे मैंने। एक छंद में आपको सुनाना चाहता हूँ।
जो मेरा आधार स्तंभ है श्री हनुमान जी का, कि शांति दूत राम के अनन्य भक्त हनुमंत, दिव्य भक्ति भावना प्रसार को प्रणाम है। बाल्यकाल लील के दिवाकर को किया खेल, और ब्रह्मोस्त्र वाली हार को प्रणाम है। निश्चरों की नारियों के गर्भ को गिराने वाली भीषण निनादी हाहाकार को प्रणाम है। सिंदूरी से गात में समाये श्याम बाण राम, ऐसी गंग भानुजा की धार को प्रणाम है। सिंदूरी से गात में समाये श्याम बाण राम, ऐसी गंग भानुजा की धार को प्रणाम है। श्रृंगार क्योंकि उस दौरान नवयुवक थे, हालांकि अभी भी मैं अपने आप को नवयुवक ही समझता हूँ, लगते भी हैं हम। धन्यवाद। तो उसमें मैंने कुछ लिखा। मैं एक होटल में खाना खाने जाता था जी। वहां पर एक लड़की ने अपने पिता से कंप्लेंट किया कि ये लड़का मुझे देखता है, जबकि ऐसा वास्तविकता में कहीं कुछ नहीं था। देखता था या घूरता था? घूरता था। अच्छा। तो, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। उसके गलतफहमी हो गई। हाँ, उसके पिता ने कहा, बोले भैया आप यहाँ खाना खाने आते, मेरी लड़की को देखते हैं। अच्छा, जो होटल मालिक था उसकी बेटी थी? नहीं, होटल में खाना खाने जाता था, उसके सामने परचून की दुकान थी। अच्छा अच्छा। उस पर एक लड़की बैठती थी। अच्छा। और मुझे पता भी नहीं था कि वहाँ लड़की बैठती है, लेकिन उसने कहा लड़का मुझे घूरता है। उसका जो भी इंटेंशन हो, तो उस पर मैंने दोहा लिखा था कि द्रग मेरे अति तृप्त हैं, द्रग मेरे अति तृप्त हैं, देख अमित सौंदर्य, फिर तेरे इस रूप पर क्यों तोड़ेंगे धैर्य। तो मैंने कहा मैं तुम्हें क्यों देखूंगा। वहां पर मैंने गजल लिखी कि कोई गजब कहानी कर, कोई गजब कहानी कर, चल पत्थर को पानी कर। क्या? कोई गजब कहानी कर, चल पत्थर को पानी कर, दोनों रोए छिप छिप कर, कुछ ऐसी नादानी कर। अभी ना दिल का भेद बता, चाह तो सयानी कर, जब मिलने की बात चले थोड़ी आनाकानी कर। दीवाना मत बन उसका, उसको तू दीवानी कर। क्या बात? दीवाना मत बन उसका, उसको तू दीवानी कर। मेरे जीवन का एक लक्ष्य रहा, और इसे मैं एक शक्ति भी मानता हूँ, प्रभु की कृपा भी मानता हूँ, कि मुझे जो प्राप्त हुआ वो एक इच्छा शक्ति वरदान था। कि मुझे संघर्ष तो मैंने किया, लेकिन मैंने जो चाहा वो मुझे प्राप्त हुआ। जैसा कि मैं पूर्व में चर्चा कर रहा था कि मैं एक अच्छा 6 फेल था, वहां से भाग करके आया। जब मैं आगरा इंटर कॉलेज में कब सम्मेलन में पहुंचा, वहां के जो प्रबंधक महोदय थे उन्होंने मेरी रचना से बहुत प्रभावित हुए वो, और उन्होंने जो निर्मला सिंह जी थी उनसे चर्चा की। बोले भाई इस बच्चे को ये संस्था गोद लेना चाहती है। बोले भाई ये इसके लिए अशोक तिवारी जी से बात करनी होगी। बातचीत हुई, निर्मला जी की सहमति हुई। उन्होंने मुझसे पूछा, बोले भाई आप यहाँ रहना चाहेंगे? मैंने कहा सर मैं तो घर छोड़ करके आया हूँ, मैं तो कहीं भी रह लूंगा। उसके बाद उन्होंने मुझे गोद ले लिया, और कक्षा 6 से लेकर के एमए तक की यात्रा मैंने वहां की। अच्छा, उन्होंने वो सारा खर्च उन्होंने, आदरणीय सीपी शर्मा जी जिन्होंने मेरे जीवन में बहुत सहयोग किया शिक्षक क्षेत्र में। कक्षा 6 के बाद मैंने वहीं से एमए किया। उसके बाद मैंने किस विषयों में आपने एमए की? मैंने एमए हिंदी से किया, और पत्रकारिता डिप्लोमा हमने लखनऊ से किया। अभी हमको विद्यावाचस्पति की उपाधि जो है प्राप्त हुई है विक्रमशिला हिंदी विद्यापीठ से। डीलिट की उपाधि। आप डॉक्टर भी लिख सकते हैं। डॉक्टर हैं। तो ये भी रहा। एक ये था कि एक चार्ट बेचने वाला बच्चा क्या कर पाएगा, तो ये शिक्षा भी हमने मेंटेन किया, परास्नातक किया। उसके बाद श्री रामचरितमानस में मैं पीएचडी करना चाहता था। रामचरितमानस का मेरा मन था, लेकिन वो शोध कार्य पूरा नहीं हो पाया, लेकिन मैंने अध्ययन किया जी। लेकिन प्रभु की देखिए कृपा की, हनुमान जी हमारे इष्ट हैं, और उन्होंने मुझे डीलिट की उपाधि दिला दी। तो अब मैं डॉक्टर भी हूँ। एमए तक की यात्रा पूरी हुई, पत्रकारिता डिप्लोमा। हमारी झांसी में आप कब आए? मैं झांसी में 2006 में आया था। और क्यों आए और कैसे आए? एक आदरणीय पर्यटक जी हैं, श्री रामनारायण त्रिपाठी पर्यटक जी, जो अब इस दुनिया में नहीं है। वो राष्ट्र धर्म मासिक पत्रिका, जो संघ की पत्रिका है, राष्ट्र धर्म पत्रिका, उसके सहायक संपादक थे। उनसे मेरा जुड़ाव था कविता के माध्यम से। उनकी एक संस्था थी अखिल भारतीय नवोदित साहित्यकार परिषद, उसका मैं पदाधिकारी था। और एक संस्था और अखिल भारतीय साहित्य परिषद चलती है संघ की, उसका मैं वर्तमान में वरिष्ठ प्रांतीय उपाध्यक्ष हूँ, कानपुर बुंदेलखंड प्रांत का। अच्छा। मेरे अंडर में 14 जिले आते हैं, उसका मैं प्रांतीय उपाध्यक्ष हूँ वर्तमान में। शुरुआत में भी मैं उसमें जुड़ा था, उस माध्यम से संघ से जुड़ा था, क्योंकि संघ में शुरू से रहा। विश्व हिंदू परिषद, आदरणीय रामनारायण त्रिपाठी जी ने मुझे अपना अखबार दिया नवोदित स्वर साधना, उसका मैं संपादन किया मैंने अपने गाँव में। लगभग 2-3 साल मैंने चलाया। फिर उन्होंने कहा, बोले यार झांसी में स्वदेश अखबार है अपना, उसमें काम कर सकते हैं।
मैंने कहा जी सर कहीं भी जा सकते हैं। उन्होंने यहाँ बात की और जो स्वदेश के तत्कालीन संपादक जी थे आदरणीय राम सेवक गजरिया जी, मैं यहाँ आया और उनका जीवन में हमारे बड़ा सहयोग है जी। आकर के उनसे चर्चा हुई और मैं स्वदेश में एज ए पत्रकार अपनी ज्वाइनिंग शुरू की। 2007 में मैंने ज्वाइनिंग शुरू कर लिया था, 6 में बात हुई जी। और मार्च 2007 में स्वदेश में मैं आ गया था। स्वदेश में मैं पत्रकार था। धीरे धीरे पूरा काम मैंने सीखा गजरिया जी के नेतृत्व में और एक समय ऐसा आया कि मैं प्रभारी संपादक रहा स्वदेश का जी। स्वदेश में प्रभारी संपादक का दायित्व रहा। इस दौरान जो संघर्ष में बता रहा हूँ कि जो नए पत्रकार हैं जो नहीं करना चाहते, मैं जब चपरासी नहीं आता था तो स्वदेश अखबार के पूरे दफ्तर में मैं झाड़ू भी लगाता था, क्योंकि वही रहता था रात में, अकेला था, शादी हुई नहीं थी, वही झाड़ू लगाता था, वही पोछा लगाता था, वही पानी भर करके रखता था। और जब दफ्तर में शादी के पहले आपकी रहसा झाड़ू पहुंच की हो गई। जी जी ये मान ले। लेकिन ये था कि कार्यालय में रहना तो जिम्मेदारी, क्योंकि संघीय परिपाटी है कि हम पहले कार्यकर्ता हैं, जी, जी। अधिकारी बाद में हैं। जी। और आज भी यह है कि हम पहले अपने आप को कार्यकर्ता ही समझते हैं, संपादक पत्रकार साहित्यकार बाद में हैं। तो पहले पूरे ऑफिस को मेंटेन कर देते थे सजा करके, फिर आकर के अच्छे कपड़े पहन करके बैठ जाते थे कि साहब आप पत्रकार और संपादक बैठ गए। तो इस तरीके से स्वदेश में मैंने लंबा समय गुजारा। हाँ, पत्रकार से लेकर के प्रभारी संपादक का दायित्व रहा। कवि के साथ फिर आपके साथ पत्रकार भी जुड़ गया। जी जी, कविता तो मूल थी, लेकिन पत्रकारिता में क्योंकि लेखन, अच्छा जो बेसिक साहित्य जो है वो भी पत्रकारिता की एक विधा है और पत्रकारिता भी साहित्य की एक विधा है। वैसे भी एक कवि तो पत्रकार हो सकता है, जी बिल्कुल, लेकिन पत्रकार कभी नहीं हो सकता। ये आपने विशेष योग्यता दी। जी जी जी, फिर साहित्यकार में शुरू से रहा, फिर लेखन के क्षेत्र में भी आ गया क्योंकि कथाएं लिखते थे, पत्रकारिता के क्षेत्र में भी आ गए। अब मूल रूप से हम अगर माने तो 2003 में हम दिल्ली में थे, आदरणीय किशोर श्रीवास्तव जी, उनकी पत्रिका निकलती थी हम सब साथ साथ। तो उसमें मैं पहले कार्यालय प्रभारी रहा, फिर उप संपादक रहा, फिर कार्यकारी संपादक रहा। तो लंबे समय तक मैंने दिल्ली में उनके साथ काम किया। दिल्ली में भी एक अखबार था समाज सृजन टाइम्स, उसमें भी मैंने संपादन का काम किया। छोटे मोटे अखबारों में काम करते रहे, राष्ट्र धर्म के लिए भी मैंने अपनी काम किए। स्वदेश में मूल रूप से हमारी विशेष पत्रकारिता शुरू हुई। उसमें निखार आया। जी, उसमें निखार आया, बहुत कुछ सीखने को मिला। जो दैनिक पत्रकारिता थी, क्योंकि पूर्व में मैं पत्र पत्रिकाओं से जुड़ा था, लेकिन जो दैनिक पत्रकारिता थी, जो अखबारी भाषा थी, वो सारी चीजें मुझे सीखने को आदरणीय गजरिया के माध्यम से मिली। तूफान जी, एक बड़ा दिलचस्प सवाल मेरे दिमाग में आ रहा है। आपका नाम पवन, फिर आपने ये तूफान भी जोड़ लिया, तो ये हाई वोल्टेज की क्या जरूरत थी? जी, एक्चुअल क्योंकि जो कवि होता है तो वो कुछ ना कुछ अपना तखल्लुस रखता है, जैसे उपनाम बोलते हैं जी। मेरा पहले नाम था पवन गुप्त पवन जी, लेकिन हमारी कार्यशैली जो है थोड़ा तेज थी। पहले मैं बहुत तेज बोलता था, बहुत तेज चलता भी था। अच्छा। तो बहुत अच्छी हमारी स्पीड थी जी। तो एक बार शाहजहांपुर में कार्यक्रम था जी, वहां पर हम श्रद्धेय आदरणीय गोपाल दास नीरज जी भी उपस्थित थे जी, और मेरी उनसे वार्ता हुई कविता के दौरान। मैंने भी कविता पढ़ी तो उन्होंने कहा, बोलिया तुम तो बड़े तूफानी अंदाज में कविताएं करते हो, तो अपना नाम तूफान क्यों नहीं रख लेते? अच्छा। तो मैंने कहा तूफान रख लेंगे। तो उन्होंने ऐसा कहा और मैंने तूफान लिखना शुरू कर दिया। तो ये मानेंगे कि आदरणीय गोपाल दास नीरज जी का योगदान, आशीर्वाद है तूफान के रूप में। हमारे गोला में सुरेश कुमार शुक्ल संदेश जी, उनका भी कविता के क्षेत्र में हमारा योगदान है। आमतौर पर कभी लोग ये उपनाम जरूर रखते हैं। ऐसा दुस्साहस हमने भी एक बार किया था। क्या बात है? 40 के मतलब लगभग 40 साल पहले दैनिक भास्कर में मेरी एक कहानी छपी थी। तो पहले हैंड कंपोजिंग हुआ करती थी, तो मैंने उसमें कहानी के साथ लिखा था ज्योति प्रकाश खरे हमराज। क्या बात? लेकिन मिस्टेक हुई उसमें और उसमें बाद में छप गया ज्योति प्रकाश खरे यमराज। उसके बाद फिर मैंने इससे मैं वंचित हो गया और बच गया आज तक भी। बहुत अच्छा ये संस्मरण आपने सुनाया। और बाकी जैसे यमराज जो है, जैसे जो आपने बताया वो यमराज छप गया है, कुछ सब चीजें निर्धारित होती हैं। यमराज क्या करते हैं कि साहब व्यक्ति के प्राणों को खींच लेते हैं। ऐसे पत्रकार अंदर की बात को खींच लेता है, अंदर के तथ्यों को खींच लेता है। तो मुझे लग रहा है कि यमराज अगर छपा तो वो भी ठीक छपा, वो भी ठीक था। फिर क्या हुआ पवन जी आगे? जी, फिर मैं स्वदेश में आया जी। स्वदेश के बाद मैंने लंबे समय तक स्वदेश में काम किया। स्वदेश से हमारी मान्यता हुई, मैं शासकीय पत्रकार रहा। उसके बाद मैंने फिर जनता यूनियन ज्वाइन किया। अच्छा। जनता यूनियन में पहले एज ए पत्रकार गया, फिर मैं जनता यूनियन में भी कार्यकारी संपादक रहा। प्रिंट लाइन में नाम रहा मेरा। कार्यकारी संपादक के रूप में मैंने लंबे समय तक जनता यूनियन में काम किया। उसके बाद
फिर झांसी में ही आप स्थापित हो गए, यहीं रहे। अच्छा, फिर आप अपने घर कब गए वापस, क्योंकि आप तो रूठ के आए थे? जी घर फिर क्या हुआ, क्योंकि मैं 2002-3 में जब आया, उसके बाद फिर 2-3 सालों के बाद जाना हुआ था। मैं जब गया तो बहुत सारी चीजें लेकर के गया, बहुत सारे वहाँ भी परिवर्तन हो गए। जी वहाँ भी। और जब लोगों ने देखा कि अब आए हैं तो बड़ा हर्ष का माहौल था घर में। लेकिन मेरी जो अपनी एक कामना थी कि कुछ गांव में ऐसे लोग थे जिन्होंने मुझे चुनौती भी दी थी जी कि आप कुछ नहीं कर सकते। एक्चुअल हमारा बेस जो था, मैं यहाँ पर बताना चाहूंगा अपने पत्रकारों को भी, साहित्यकारों को भी, कि आज मैं लगभग आधा सैकड़ा से अधिक सामाजिक संस्थाओं में पदाधिकारी हूँ। लगभग 40 से अधिक पत्रिकाओं में मैंने संपादन का काम किया। 2007 से मैं आकाशवाणी में अपनी कविताओं प्रसारित हुई। हमारे 2007 से कविताएं शुरू की मैंने आकाशवाणी पर। विभिन्न टीवी चैनलों पर हमने अपनी रचनाओं का प्रसारण कराया हुआ। अभी विगत दिनों साधना टीवी चैनल पर हमारा इंटरव्यू आया। इसके पीछे मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये सब बहुत सरलता से नहीं मिला, इसमें एक संघर्ष रहा। और संघर्ष जब मैं झांसी आया था तो, क्योंकि नया पत्रकार था मैं, पत्रकारों के बीच में जब मैं खड़ा होता था तो कुछ पत्रकार जो सीनियर थे वो चिढ़ाने का काम करते थे, भाई ये पत्रकार आ गया, देखते थे। कुछ मुझे, क्योंकि मैं फाइल लेकर के चलता था, कुछ लोग कहते थे यार तुम पत्रकार हो कि हॉकर हो। अब मैं बैग लेकर के चलता हूँ, लेकिन मैंने कभी उनकी बात पर आक्रोशित होकर के कोई जवाब नहीं दिया और अपना कार्य करता चला गया। समय के साथ श्रद्धेय आदरणीय अशोकवर्धन गुप्त जी ने भी मुझे आशीर्वाद दिया और दैनिक जागरण झांसी में मैं सिटी चीफ के रूप में भी अपनी सेवाएं दी। उनका मुझे बहुत आशीर्वाद मिला। आदरणीय सुरेंद्र भैया जी, उनका बड़ा मार्गदर्शन मिला। लेकिन कुछ कारणवश मैं वहां नहीं रह सका। इसी बीच में अपनी पत्रिका पुष्पवाटिका, उसका मैंने संपादन किया, जो संघ की पत्रिका है पुष्पवाटिका। लंबे समय तक मैं उसका कार्यकारी संपादक रहा और उसके राजेश प्रियम जी प्रबंध संपादक थे। हम दोनों ने मिलकर के झांसी में पुष्पवाटिका स्थापित की। फिर मधुर चिंतन, मेरी जो अपनी स्वयं की पत्रिका है, उसको मैंने प्रकाशन शुरू किया 2016 में। जनता यूनियन में आया। जनता यूनियन के बाद मैं दैनिक जागरण में चला गया। दैनिक जागरण के बाद फिर मैं स्वयं की अपनी पत्रकारिता में आ गया। और इस बीच जो मधुर चिंतन हमारी पत्रिका, उसमें हमने कई बड़े काम किए। पुष्पवाटिका के माध्यम से हमने देश के अनेक स्थानों पर ऐसे विशेषांक छापे जो अछूते थे। कानपुर के पास एक परियर क्षेत्र है, महर्षि वाल्मीकि जी का आश्रम है, वहां मैंने कार्यक्रम कराया, वहां विशेषांक छापा। और जो अभी वर्तमान में मुझे नाम नहीं याद आ रहा, ये बड़ा नाम मंत्री हैं, उनको मैंने वहां बुलाया। इस तरीके से मैंने विभिन्न क्षेत्रों में काम किया। एक बार एक घटना घटी, मैं दीनदयाल सभागार में गया तो वहां एक पत्रकार महोदय आए तो उन्होंने मुझसे कहा, मैं नाम नहीं लूंगा किसी का, बोले आप उठिए और पीछे बैठिए। मैंने कहा अच्छा, वो बड़े गरिष्ठ मानते हैं, वरिष्ठ। तो मैंने कहा सर क्यों? बोले आपको सीनियर जूनियर की तमीज नहीं है, आप अभी नए पत्रकार हैं, आप पीछे बैठिए। मैंने कहा सर पीछे तो बैठ जाएंगे, लेकिन सीनियर जूनियर तो मैं भी समझता हूँ। तो मैंने कहा ये तय हो जाए कि कौन सीनियर जूनियर है। मैंने कहा आपका कितना मानक क्या है? हाँ, मैंने कहा आपका कितना प्रकाशन है, कितने अखबारों में आपने काम किया है। मैं जहाँ हूँ वहां भी कार्यकारी संपादक के रूप में हूँ, आप पहले पत्रकार हैं एक, आपकी योग्यता हमारी योग्यता कितनी है ये तय हो जाए। तो कभी कभी एक लाइन है कि सब उसूलों पर जो आ जाए तो टकराना जरूरी है, जो जिंदा हो तो फिर जिंदा नजर आना जरूरी है। खैर वो बात समाप्त हो गई, लेकिन मैंने कभी भी अपने आप को प्रदर्शित नहीं किया कि मैं किसी को कोई प्रत्युत्तर दूं। मैं अपना काम करता रहा। आज मैं अपनी नज़र में अपने आप को ठीक मानता हूं कि जो मैंने काम किया, मधुर चिंतन के माध्यम से मैंने झांसी की 551 विभूतियों का जीवन परिचय छापा। और वो ऐसी विभूतियाँ शिक्षा, चिकित्सा, व्यापार, राजनीति, खेलकूद, धर्म, अध्यात्म, साहित्य, संगीत, समाज सेवा, रियल एस्टेट, कुम्हार, पत्रकार, इन सारे लोगों के मैंने इंटरव्यू एक ही जगह सबको एक ही जगह ला करके। तो झांसी के गौरवशाली व्यक्तित्व, ये हमारा प्रथम खंड था। दूसरा खंड हमारा भाग 2 निकला, जिसका मैंने लोकार्पण 2019 में कराया। तो इसको छापने पाए, इसको आपने जब लोकार्पण किया तो बहुत सारे विरोध का सामना करना पड़ा होगा। बहुत ढेर सारे लोग आए कि इतना बड़ा कार्यक्रम कैसे कराएंगे। पहले तो तमाम लोगों के फोन आते रहे, बोले आप इतना बड़ा कार्यक्रम करा पाएंगे। जिन अतिथियों से मैं मिलने गया उन्होंने भी कहा, बोले इसके पीछे और कौन है। मैंने कहा सर मैं ही हूँ। और मुझे अपने हनुमान जी पर बहुत विश्वास रहता है। मैं जो भी काम करता हूँ तो उसके पीछे केवल हनुमान जी का मैं मानता हूँ श्रेय है कि वो सारे काम कराते हैं। और आज
झांसी के गौरवशाली व्यक्तित्व भाग 1 और भाग 2 छप करके आया, उसका भव्य लोकार्पण हुआ और उस पर मुझे डीलिट की उपाधि भी विक्रमशिला हिंदी विद्यापीठ ने दी। जी, बधाई। धन्यवाद। तो मैं ये कहना चाहता हूँ अपने पत्रकारों से कि आप अपने धैर्य को न खोएं, हिम्मत ना हारें। हम अगर हिम्मत हार जाएंगे तो कोई काम नहीं कर पाएंगे। आज जो विरोधी थे एक दौरान, आज वो सारे हमारे मित्र हैं, हम उनके साथ में या वो हमारे साथ में काम कर रहे हैं और वो सारा एक समन्वय का माहौल पैदा हुआ। मैं उनकी आलोचना भी नहीं करूंगा। मैं अपने नए पत्रकारों को या अपने नए साहित्यकारों को ये बताना चाहूंगा कि ये सबके साथ होता है। आप उनकी आलोचना न करें कि उस कालखंड में उन्होंने मुझे क्रिटिसाइज किया या उन्होंने मेरी आलोचना की। होता है, आप तो हुए होंगे तो। जी बिल्कुल, बहुत ज्यादा हुए। लेकिन एक मेरी लाइन है जिसको मैं गुनगुना करके आपको सुनाना चाहता हूं। मैं सृजन धर्मी सृजन के गीत गाता हूँ, मैं सृजन धर्मी सृजन के गीत गाता हूँ, मैं सृजन धर्मी सृजन के गीत गाता हूँ, आँख में आंसू भरे पर मुस्कुराता हूँ। अर्थात हमने उन आंसुओं को पी लिया। बहे न मेरी आंख से तेरे प्यारे ख्वाब। एक ख्वाब था कि हम कुछ बेहतर करेंगे, कुछ हम अपने सपनों को सजोएंगे, कुछ अपने गांव वालों को देंगे। और आज मैंने बहुत सारा आप सबके आशीर्वाद से अर्जित किया है। मैं यहाँ रेलवे सलाहकार समिति का सदस्य हूँ। हाँ, कहाँ आप बहुत सारी संस्थाओं से जुड़े हुए हैं और बहुत महत्वपूर्ण पदों पे हैं। जी जी, तो उनका उल्लेख कीजिए। मैं यहाँ झांसी में रेलवे सलाहकार समिति का सदस्य हूँ। रेलवे बोर्ड से हमारी मान्यता हुई, तो ये भी हमारे पास एक दायित्व है। एक शासकीय दायित्व हमारे पास और है। मैं न्यायपालिका से भी जुड़ा हुआ हूँ और तमाम सामाजिक संगठनों में अखिल भारतीय साहित्य परिषद जो RSS का संगठन है, उसका मैं बुंदेलखंड प्रांत का वरिष्ठ प्रांतीय उपाध्यक्ष हूँ। संस्कार भारती जो अंतर्राष्ट्रीय संस्था है संघ की, जो कलाकारों के लिए काम करती है, कला साधकों के लिए काम करती है, उसका मैं वर्तमान में झांसी जिला संयोजक हूँ। कितनी संस्थाएं होंगी लगभग? यूँ मान लें कि लगभग 3 से 4 दर्जन संस्थाएं होंगी, मतलब लगभग 40-45। पवन जी, वो आप कौन सा टॉनिक पीते हैं जिससे इतनी ऊर्जा आप में रहती है? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि लोग ऐसा शायद विश्वास भी ना कर पाए। लेकिन जो मेरा संघर्ष रहा, मैं क्योंकि सबके साथ आपका निर्वहन बिल्कुल ठीक है, तभी आपको इतने दायित्व सौंपे जाते हैं। बिल्कुल कैसे हो पाता है? मैं इसमें बता दूं कि जब मैं आगरा में था तो हमारे CP शर्मा जी मुझको 3 बजे उठा दिया करते थे और बहुत सर्दी हुआ करती थी और वो नहला देते थे, कोई गर्म पानी नहीं हुआ करता था। 3 बजे उठ करके फिर 3 से 4 बजे कविता लिखता था, फिर 4 से 6 विद्यालय के कुछ काम करता था, फिर विद्यालय में रहता था, कुछ वहाँ प्राइवेट जॉब था वो भी करता था। तो संघर्ष बहुत ज्यादा रहा। तो मैंने आज अपने आप को ये बनाया है कि हम कितना भी वर्क कर लें, थकते नहीं है। ये मेरी हनुमान जी की अपनी प्रेरणा है। तो इसका इतना सारा जब आप काम करते हैं तो आपके पारिवारिक जीवन पर असर पड़ता है? जी बिल्कुल पड़ता है, लेकिन उसको भी हम सामंजस्य में ले आते हैं। जैसे अभी क्या हुआ, लॉकडाउन के दौरान मैंने बहुत सारे काम किए। लोग लॉकडाउन में बैठे रहे लेकिन मैंने लॉकडाउन में काम किया, संपादन का काम किया। और क्योंकि साहित्यकार थोड़ा सा चालाक भी होता है, तो अभी 10-5 दिन पहले मेरे पास एक चांदी की पायल रखी थी, तो मैंने अपनी श्रीमती जी को भेंट की। मैंने कहा भाई लोग लॉकडाउन में कुछ नहीं दिला पा रहे, लेकिन मैं तुमको चांदी की पायल भेंट कर रहा हूँ। अब श्रीमती जी खुश हो गई क्योंकि मुझे अपना काम भी करना है और बना लिया और बच्चों को समय भी देना है। तो मैंने अपनी चालाकी से श्रीमती जी को खुश कर लिया। तो इस तरीके से भी, क्योंकि मैं परिवार का सामंजस्य बैठा सकूं, आखिर कुछ उपहार दे सकूं, उनकी भी भावनाएं, क्योंकि मैं आपके इस काम में उनकी भागीदारी क्या रहती है? देखिए, सबसे बड़ी भागीदारी है कि अगर साहित्यकार पत्रकार के काम में उसकी बीवी कोई टीका टिप्पणी ना करे, विरोध ना करे, वही सही हो। वो कुछ भी ना करे लेकिन विरोध भी ना करे, वही सही हो, बहुत ज्यादा अच्छा है। तो इसलिए मैं ये कहना चाहूंगा कि हमारी श्रीमती जी का ये भी एक योगदान है कि वो विरोध नहीं करती है। और एक बात माने कि जब मैं झांसी आया, एक बड़ा पॉइंट है, झांसी आया तो मेरे पास ओढ़ने के लिए एक फटा कंबल था। केवल एक जोड़ी में कपड़े लेकर के आया था। 2000 रुपये मेरे पास कैश थे। एक जोड़ी कपड़े, 2000 रुपए, एक फटा से कंबल जिसको मैं आधा बिछाता था और आधा शादी नहीं हुई। हाँ, उस समय शादी नहीं हुई थी। जब मैं स्वदेश अखबार में आया तो अखबार के दफ्तर से मुझे कंबल मिला था, बीच से फटा हुआ भी था। उसी को आधा बिछा लेते थे और आधा ओढ़ लेते थे। एयर कंडीशन कंबल मिला। जी, उसी को आधा बिछा लेते थे, आधा ओढ़ लेते थे। हालांकि ऐसा नहीं कि मेरा घर कोई गरीब नहीं था, घर हमारा पर्याप्त है, लेकिन एक स्वाभिमान था कि मैं घर से कुछ नहीं लूंगा। पिताजी ने बहुत कहा। और एक मैं आपको बताऊं कि जब मेरी 2008 में शादी हुई, शादी का जितना भी सारा सामान मिला है
वो मैं सब कुछ अपने घर पर छोड़ करके आया हूँ। पत्नी को लाए, पत्नी को केवल लेकर के आया और शादी का सारा सामान मैं घर छोड़ करके आया। अभी कुछ दिन पहले पिताजी का फोन आया, बोले मकान का बंटवारा हो रहा है। तो मैंने अपने भाइयों से कहा कि मुझे उस बंटवारे की एक भी एक नहीं चाहिए, मेरा जो भी हिस्सा है वो अभी पिताजी के साथ जो माता पिता नहीं होंगे वो तीनों भाई बांट लें। तो मेरा एक शुरू से रहा कि मैं स्वयं का क्या बना सकता हूँ। तो जो मेरी पैतृक संपत्ति थी उसका भी मैंने अपने परिवार में दान किया, और दान किया क्योंकि वो परिवार में रहा तो मैंने अपने भाइयों को सौंप दिया और अपना सबको सौंपा। या भरी जीवन रहा, जो लिया यहीं से लिया, इस भाव के साथ मैंने अपनी पत्रकारिता की है। तो कभी संघर्षों से हार नहीं मानी। और एक बात मैं बहुत अच्छी बताना चाहता हूँ कि कभी कभी पत्नी से विवाद हो जाता है, क्योंकि मैं रसिक हूँ, ये बिल्कुल ईमानदारी से बता रहा हूँ कि रसिक कवि जो होता है वो रसिक होता है, उसकी महिला मित्र बहुत होती है। जी। और ये चीज कभी कभी पत्नी खाई जाती है। जी। फिर आपकी महिला मित्र मुझे लगता है उनका एक अधिकार छीन रहा है। लेकिन मैं उन्हें कभी कभी ये बताना चाहता हूँ कि देखिए, जिस पुरुष की बहुत ज्यादा महिला मित्र होंगी वो पुरुष उतना ही चरित्रवान होगा। वो कैसे? क्योंकि भाई महिला मित्र अगर हमारी बहुत ज्यादा है, अगर मैं किसी के साथ कुछ गलत करूंगा, कुछ मिसबिहेव करूंगा तो घट जाएगी। लेकिन मेरे पास एक लंबी फहरिस्त है। और अब तो मैडम कभी कभी हंसती है कि अभी जो मैंने इसमें पुस्तक में झांसी के गौरवशाली व्यक्तित्व जो छापा उसमें करीब 40 से अधिक महिलाएं हैं जिनको मैंने बहन के रूप में माना। और आज वो हमारी मित्र भी हैं, बहन भी हैं, उनके घर आना जाना तो एक अच्छा संबंध रहा। तो मैं अपने श्रीमती जी को ये बताता हूँ, हालांकि उनका कभी ऐसा भाव नहीं रहा, लेकिन एक हास्य की बात आई कि पन्नगारी चरित अनुपा मोहे न नारी नारी की रूपा। अर्थात गोस्वामी जी ने लिखा है कि एक महिला दूसरे महिला की प्रशंसा नहीं सुन सकती है। तो जब मैं कभी कुछ लिखता हूँ तो मुझे लगता है यार ये अच्छा काम करते हैं। मैंने कहा सब अच्छा काम करते हैं और हमारी श्रीमती जी भाग्यशाली भी है। आप जैसा पति मिला। जी ये भी कह सकते हैं। लेकिन निश्चित रूप से जब वो आई उसके बाद हमारी आर्थिक प्रगति भी बहुत अच्छी हुई। शादी से पहले मुझे स्वदेश अखबार से 2000 रुपए का वेतन मिलता था। 2007 में 2000 रुपए हमारा पेमेंट था। अब 2000 रुपए में खाना खिलाना, रहना, किराए का कमरा। शादी के बाद अजरिया जी ने, आदरणीय राम सेवक अजरिया जी ने 1000 रुपए इंक्रीज बढ़ाया, 3000 रुपए हुआ। और आज ईश्वर की कृपा है कि सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है। तो हाँ जी, एक अब इस मुद्दे पर बड़े चर्चा का आपके साथ ये मुद्दा बड़ा चर्चा का विषय बनता है कि आप बहुत सारे लोगों का सम्मान भी करते हैं। लोगों को लगता है कि इस सम्मान के पीछे आपकी मंशाएं उतनी उन्मुक्त नहीं है जितना कि होनी चाहिए। इसके बारे में आप क्या कहना चाहिए? देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ, सम्मान मैं इसलिए करता हूँ, मैंने आपको बताया कि एक कालखंड था जब मैं घर से निकला तो लोगों ने मेरी प्रतिभा का मूल्यांकन नहीं किया, लेकिन लोग मुझे अच्छे मिलते गए, उन्होंने मेरा सम्मान किया। आज मैं इस स्तर पर आया हूं कि आज मैं ढेर सारे लोगों का सम्मान कर रहा हूं। और मेरी नजर में एक पंक्ति है कि सबसे बड़ी तपस्या है अपनी नजरों में उठ जाना और सबसे घृणित कार्य है अपनी नजरों में गिर जाना। एक स्लोगन है, लोग ये कहते हैं कि आप बेहतर करें, लेकिन कोई भी व्यक्ति ये नहीं चाहता कि आप उससे बेहतर करें। तो आज हमने जो काम किया है, मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि शायद झांसी में अलग हट करके काम है। हाँ, ये इस तरह का पत्रकारिता की शुरुआत नहीं की और आपने बहुत सारे लोगों को सम्मानित किया। और कुछ आंकड़ा याद है कितने लोगों को अब तक सम्मानित कर चुके हैं? बहुत ज्यादा। आप भी समझ लें कि कम से कम 2 से 3 हजार लोग होंगे जिनको हमने सम्मानित किया है। पिछली बार 2012 में हमने 500 विभूतियों का सम्मान किया था। सम्मान करने से एक फायदा मुझे लगता है कि ये भी है कि वो और ज्यादा गतिशील हो जाए। जी बिल्कुल बिल्कुल। और 500 लोगों को मैंने श्री रामचरितमानस भेंट की थी जी। अब 501 श्री रामचरितमानस अगर किसी के घर जाएंगी तो रामचरितमानस कोई ऐसा तो ग्रंथ है नहीं कि जो हमारे यहाँ विकृति पैदा करेगा, कहीं ना कहीं संस्कृति का उद्घोषक है। अगर वो रामचरितमानस की एक चौपाई पढ़ेंगे तो निश्चित रूप से पवन तूफान का जो विजन था, धर्म अध्यात्म साहित्य संगीत, वो वहां तक पहुंचेगा। हमने इस पत्रिका में जब छापा 551 लोगों का जीवन परिचय है और इसमें जहां मैंने झांसी के टॉप लोगों को लिया, चाहे वो आदरणीय डॉक्टर चंद्रपाल सिंह यादव जी हो, अनुराधा शर्मा जी हो, रतन लाल अहिरवार जी हो, मतलब जितने झांसी के लोग हैं सेलिब्रिटीज, हाँ, सारे लोगों को छापा। लेकिन इसमें कुछ मैंने ऐसे लोगों को भी छापा जिनके पास कुछ भी नहीं है, लेकिन उनका अपना अवचेतन मन था कि मैं समाज के लिए कुछ करूंगा। तो मैं ये मानना चाहता हूं कि अगर एक ऐसा व्यक्ति है जिसकी आय 10,000 रुपये महीना है और वो 5,000 रुपये समाज सेवा में दे देता है, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन जिसकी आय केवल 10 रुपये महीना है
और वो 8 रुपए अगर समाज सेवा में दे देता है और अपना फाका कशी का शिकार हो जाता है तो वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। अभी हमारे एक तर्क हुआ, लोगों ने कहा कि भाई आपने एक जैसे सर्टिफिकेट सबको दिए, रतन लाल जी को भी यही दिया, यही आपने चाय बेचने वाले को दिया। फिर मेरा अपना तर्क था, मैंने कहा ये टिप्पणी फिर आपको भारत सरकार से भी करनी चाहिए कि जो एक सफाई कर्मचारी का आधार कार्ड है वही प्रधानमंत्री का आधार कार्ड है, आधार कार्ड भी फिर अलग अलग होना चाहिए। तो एक अच्छी सोच का सम्मान होना चाहिए। और एक अच्छी बात मैं ये बताना चाहता हूं कि हर काम के पीछे लोग आलोचनात्मक बात करते हैं। जब मेरा कार्यक्रम हुआ, मैं झांसी में 2019 में जब कार्यक्रम का लोकार्पण कराया, सबसे पहले मैंने यही बात कही थी कि मैंने कहा भाई यहाँ पर ऐसे लोग जिन्होंने 500 रुपए का भी चंदा दिया वोट करके खड़े हो जाए। 7 लाख रुपए का कार्यक्रम था। मैंने कहा अगर किसी भी व्यक्ति इस कार्यक्रम में 500 रुपए का भी चंदा दिया और वो हाथ उठा दे तो आज मैं मानता हूं कि मेरे समर्थक मेरे अपने हैं। और लोग कहते सब सम्मान का पैसा, मैं किसी भी व्यक्ति से सम्मान का कोई पैसा नहीं लेता हूं और मेरा अपना विजन है, मेरे अपने लोग हैं। आज हजारों हजार लोग हमारे समर्थक हैं और जब मैं 1 महीने या 2 महीना बैठ जाता हूं तो मेरे पास फोन आना शुरू हो जाते हैं कि पवन भाई आप कुछ नहीं कर रहे हैं क्या। अभी हमारा एक विचार आया कि कोरोना काल में बहुत ढेर सारे लोग दिवंगत हो गए, उसमें तमाम हमारे ऐसे मित्र थे जो राकेश वीर कमल जी, जिनके साथ हमने कविता बहुत अच्छे कविता पाठ किया और हमारे तमाम ऐसे लोग थे जो मेरे साथ में रहे, हम उनको कुछ नहीं दे सकते हैं। तो मैंने एक संकल्प लिया कि हम ऐसे लोगों का एक विशेष अंक छापेंगे जो कोरोना काल में नहीं है, उनकी स्मृतियों को उनके परिवार को सौंप सके। इस तरीके के लोगों को कम से कम आने वाली पीढ़ी को यादगार के रूप में बचा सके। बिल्कुल। अभी हमारा, मैं झांसी में पिछले 15 सालों से हिंदी नववर्ष पर अपना कैलेंडर छापता हूँ। कोरोना काल में तमाम लोग ऐसे रहे जो अपना प्रकाशन नहीं कर पाए, लेकिन हमने 20-22-30 का अपना कैलेंडर छापा। कैलेंडर के पीछे की जो हमारी योजना थी, मैंने 21 भगवानों का आरती संग्रह छापा। पूरा कैलेंडर लोगों तक बढ़ रहा है। अभी हमारी एक और योजना है जो बड़ी योजना, जो झांसी के जितने धर्म स्थल हैं उन पर भी हमारा काम है। तो हमारी शोध पर काम होते हैं और लोग मेरे सपोर्ट करने वाले हैं, लोग सहयोग करने वाले हैं। हाँ, ये बात बिल्कुल सत्य है कि किसी भी प्रकाशन में पैसा खर्च होता है, वो कैसे मैनेज करते हैं? तो वो लोग सहमति के साथ, जैसे किसी का प्रकाशन है तो उनका अपना एक सहयोग रहता है, या जैसे को विज्ञापन के रूप में, वो हम विज्ञापन के रूप में लेते हैं कि भाई इसमें शब्द है, आप इसमें विज्ञापन दे सकते हैं। तो मेरे पास विज्ञापन पार्टी भी बहुत अच्छी है जो मुझे सहयोग करती है। मान लीजिए कोरोना काल का हम ये विशेषांक छापेंगे, इसमें हमारी कुछ विज्ञापन पार्टियां भी हैं जिनसे हमारा खर्चा पूरा हो गया और हमने एक लॉबी को छाप दिया। तो मैं ये अपने पत्रकारों से भी बताना चाहता हूँ कि अगर उनका विजन अच्छा, उनकी सोच अच्छी हो तो सहयोग करने वाले बहुत लोग हैं। आज हमारे पास ऐसी ऐसी बड़ी बड़ी पार्टियां हैं जो सालों साल मुझे ऐड देती हैं और हम उन्हें छापते हैं। कभी भी कोई बात विवाद नहीं, घर से संबंध है, अगर हम अच्छा करेंगे तो निश्चित रूप से सब अच्छा होगा। इस पर मैं एक गजल कहना चाहता हूँ। बोलता है झूठ वो हर बार, बोलो क्या करोगे। बोलता है झूठ वो हर बार, बोलो क्या करोगे। कर रहा है प्यार का व्यापार, बोलो क्या करोगे। अर्थात प्यार का व्यापार नहीं करना चाहिए। पत्रकारिता अगर मुझे माता सरस्वती ने दी है, जैसा बंजारा विश्व हमारा कर रहा है, नई प्रतिभाओं को सामने लाना, पत्रकारिता के और भी अर्थ हैं। हम किसी की नकारात्मकता को छाप सकते हैं, उसे ब्लैकमेल कर सकते हैं, लेकिन ऐसे पत्रकार या ऐसा विजन लंबे समय तक नहीं टिकता है। हम अच्छे लोगों को आगे लेकर के आए। मैं साधुवाद देना चाहता हूँ पुनः बंजारा विश्व का, जिन्होंने कई सैकड़ा प्रतिभाओं को मंच दिया है। यही मैं लोगों से कहना चाहता हूँ कि आप पहले बोएं, फिर आपको सब मिलेगा। भाई हम पत्रकार हैं तो पत्रकारिता हमारी रोजी रोटी भी है, लेकिन हम पहले कुछ अच्छा तो कर सकें। बोलता है झूठ वो हर बार, बोलो क्या करोगे। कर रहा है प्यार का व्यापार, बोलो क्या करोगे। और दब गई है आस्था, पाखंड हावी हो गया। क्या बात। दब गई है आस्था, पाखंड हावी हो गया। सज रहे हैं पाप के दरबार, बोलो क्या करोगे। और जो अभी पूर्व में हमने चर्चा की थी कि हमारे जो पत्रकार साथी हैं उन्हें अपनी आलोचनाएं सुन करके भागना नहीं चाहिए। इस पर मेरा एक शेर है कि यूं जरा सी बात पर घर छोड़कर मत जाइए, यूं जरा सी बात पर घर छोड़कर मत जाइए। टूट जाएगा अगर परिवार, बोलो क्या करोगे। और बेटियां बहुएं हमारे घर की थी इज्जत मगर, बेटियां बहुएं हमारे घर की थी इज्जत मगर, बिक रही हैं अफसरे बाजार, बोलो क्या करोगे। और अंतिम पंक्ति जो मेरे जीवन का मूल मंत्र है कि कोई भी व्यक्ति कितनी भी आलोचना कर ले, श्री रामचरितमानस की कुछ चौपाइयां हैं
क्योंकि रामचरितमानस हमारे जीवन का मूल ग्रंथ है और मैंने उसे समाहित किया है कि जही पर कृपा करें जन जानी, कवि और अजब नचावे बानी। अर्थात जिस पर माता सरस्वती की विशेष कृपा होती है वही व्यक्ति कविता लिखता है, वही व्यक्ति पत्रकार होता है। लेखन शक्ति मां शारदे की कृपा है, और जब मां शारदे की कृपा मिली है तो हम इसे क्यों ना अच्छे कार्यों में लाएं। मेरा एक यहाँ पर एक छंद है कि कवि कौन होना चाहिए। कविता लिखना और कवि होना दोनों में अंतर है। गोस्वामी जी ने लिखा है, कवि नहीं हो नहीं वचन प्रवीण हूँ, सकल कला विद्या सब हीन हूँ, एको नहीं कवित्व गुण मोरे, सत्य कहो लिख कागज कोरे। अर्थात उन्होंने जो रामचरितमानस लिखी, पहली पंक्ति में उन्होंने लिखा कि स्वांता सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा मंजुल मातृ। अर्थात ये जो मैं कर रहा हूँ अपनी आत्म शांति के लिए, अपने सुख आत्म सुखाय के लिए कर रहा हूँ। मैंने जो प्रकाशन किया अपने आत्म सुखाय के लिए किया। आज वो सारे लोग मेरे साथ जुड़े हैं। उस 2 पुस्तकों के प्रकाशन के लिए बंजारा बीट भी आपका अभिनंदन करता है। धन्यवाद धन्यवाद आदरणीय। और भी अभी प्रकाशन आने शेष है। तो मैं कविता का जो कवि का तत्व है वो बताना चाहता हूँ कि कैसा होता है। कवि धर्म सुचिंतन हो जग का, कवि धर्म सुचिंतन हो जग का, कवि तत्व सरल सहयोगी हो। कवि धर्म सुचिंतन हो जग का, कवि तत्व सरल सहयोगी हो। वसुधा कल्याण करे कविता, नहीं मदिरा मास का भोगी हो। निज कविता से उलपावन कर मन से, निज कविता से उलपावन कर तन से नृप मन से जोगी हो। जिसमें न मिले ये तत्व पवन, कभी हो न सके वो जो भी हो। जिसमें न मिले ये तत्व पवन, कभी हो न सके वो जो भी हो। जी पवन जी, जहाँ आप इतना सब कुछ कर रहे हैं, इतनी सारी संस्थाओं से जुड़े हुए हैं, तो मुझे आप बताइए कि आपको विशेष सम्मान, आपको मतलब कहाँ का सम्मानित हुए आप? देखिए, सम्मान की अगर बात करें, क्योंकि आप तो दूसरों का सम्मान करते हैं, आप भी सम्माननीय हैं। धन्यवाद आपका। सम्मान की अगर बात करें तो एक दौर रहा, बहुत ढेर सारे सम्मान हमको प्राप्त हुए, बहुत ढेर सारी संस्थाओं ने मेरे सम्मान किए। लगभग 300 से अधिक संस्थाओं ने मुझे सम्मानित किया, और उसमें दर्जनों मिनिस्टर राष्ट्रीय स्तर के सम्मान प्राप्त हुए, शासकीय स्तर पर सम्मान प्राप्त हुए, कई पत्र पत्रिकाओं में जीवन परिचय का उल्लेख हुआ। लेकिन जो मैं वास्तविक सम्मान मानता हूं कि एक स्लोगन है, हमारी वजह से किसी की आंख में आंसू, हमारा जीवन धिक्कार, और हमारे लिए किसी की आंख में आंसू, हमारा जीवन धन्य। अर्थात हम उस सम्मान की श्रेणी को तब मानते हैं कि मेरा नाम लेकर के कोई भावपूर्ण हो जाए, मेरा जिक्र होने पर कोई आनंदित हो जाए। तो ऐसे भी ढेर सारे सम्मान मुझे मिले। उन सम्मानों की अगर हम बात करें, जब मैंने अपना घर छोड़ा, निश्चित रूप से माता पिता को छोड़ा, भाई बहन छोटे, और बहुत छोटी सी आयु थी, 12-13 साल का बच्चा, प्रेम तो होता ही है परिवार से। मैं पहुंचा, संयोग से वहां मथुरा की गेट पर एक लेडीज थी बैठी हुई, तो मुझे अपनी माँ की याद आई। मैं सोचा कि मैं इस महिला को पैर छू लूं। पैर छूने जब पहुंचा, उसे लगा कि ये मेरी अटैची लेकर के भाग जाएगा, और वो अटैची पकड़ के बैठ गई। मैंने उसे बताया, मैंने कहा माता मैं यहाँ काम करता हूँ और आपने मेरी माँ की इच्छा में दिखी। फिर उसने मुझे बहुत स्नेह दिया, बहुत दुलार दिया। ऐसा ही एक कार्य, ये बिल्कुल डिफरेंट बात है कि लोग मतलब इतने साल बाद भी आपको उसका वो जज्बा याद रह गया। किताबी सम्मान और स्मृतियों के सम्मान तो बहुत है। एक बार मैं आगरा में एक जेलर साहब के यहाँ गया, उन्होंने मुझे सम्मान दिखाए। मैंने पूर्व में जिक्र किया और करता हूँ कि मैंने इतनी कविताएं लिखी हैं कि लोग एक हाथ से उठा नहीं पाएंगे जी। लोग संख्या की बात करते हैं और मैं किलो की बात करता हूँ कि हमने इतनी किलो कविताएं लिखी, हमने इतने किलो सम्मान प्राप्त किए हैं कि बोरे बंद हैं जी। लेकिन ऐसा कुछ 2-4 सालों से ऐसा रहा कि मेरा मन अध्यात्म की ओर गया जी। और मेरा एक शेर है कि उपलब्धियां रखी नहीं हमने बढ़ाकर जिंदगी की,
उपलब्धियां रखी नहीं हमने बढ़ाकर जिंदगी की, काल की दैनंदिनी में है सदा से नाम मेरा, और छीन सकती हो नहीं अधरों की मेरी तुम हंसी, मृत्यु के अरुणिम अधर पर है नया पैगाम मेरा। तो इसमें मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा, एक आगरा में अंशुल शर्मा जी हैं, जी जी, उनकी माता जी मुझे अपना सगा पुत्र मानती है जी। आगरा में एक नवनीत मिश्रा जी थे, अब वो नहीं है दुनिया में, उनकी माता जी मुझे अपना सगा पुत्र मानती थी। एक हमारा मित्र है आगरा में ही जगबीर, वो भी दिवंगत हो गया, उसकी माता भी मुझे सगा पुत्र मानती थी। ऐसे कई रिश्ते हैं जो आज भी, झांसी में एक परिवार है वो भी मुझे अपना सगा पुत्र मानता है। ऐसे तमाम हमारे सगे माता पिता तो छूट गए, लेकिन दर्जनों की संख्या में मेरे सगे माता पिता मुझे मिले, और वो आज भी मुझे उतना ही प्यार करते हैं जितने मेरे सगे माता पिता प्यार करते हैं। ये आपकी, और मैं भी उनको याद करके रोता हूँ, मैं उन्हें कुछ नहीं दे पाता हूँ, लेकिन मेरा भाव तो, जो सम्मान की बात आई, लोग सोचते होंगे पवन तूफान का ऐसा कोई व्यापार हो, लेकिन मेरा ये मानना है कि वो सारे सम्मान के हकदार हैं, चाहे वो चाट बेचने वाला हो, चाहे चाय बेचने वाला हो, चाहे अरबपति व्यक्ति हो, चाहे वो बहुत बड़ा राजनेता हो, लेकिन अगर जिसके मन में गरीबों के प्रति दया नहीं है, उस व्यक्ति को मैं धिक्कारता हूँ। हमारे तो मुकद्दर में हजारों कोठियां हैं, किसी शायर की एक पंक्ति है, हमारे तो मुकद्दर में हजारों कोठियां हैं, कोठी के मुकद्दर में हमारे घर नहीं होते। तो मैं कहना चाहूंगा कि किसी गरीब की आंखों में आंसू, आपके प्रति किसी गरीब का मन में सम्मान, यही विशेष सम्मान है जीवन का, यही आपके साथ जाता है, यही साथ में जाता साथ रहता है। और इसी सम्मान के लिए मैं काम कर रहा हूं। मैं आपको बताऊं, मेरी पत्रकारिता में निश्चित रूप से, क्योंकि ये लाखों लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं, मैं ये दावे से कह सकता हूं कि पूरे झांसी में एक भी पर्सन ऐसा नहीं कह सकता है कि पवन तूफान ने मुझसे अनैतिक रूप से कोई पैसा अर्जित किया हो, और अगर कोई कह दे तो मैं हाजिर हूं, क्योंकि बंजारा विश्व के माध्यम से मैं बात कर रहा हूं, बड़ी बात है जी। कोई भी व्यक्ति जीवन काल में अपनी ये कह नहीं सकता कि पवन तूफान ने पत्रकारिता के माध्यम से मेरा दोहन किया है। मैंने हजारों हजार लोगों को आगे बढ़ाने का काम किया। आज ऐसे झांसी के स्थापित लोग हैं जो बड़े अखबार में संपादक के रूप में है, कार्यकारी संपादक के रूप में, वो हमारे शिष्यवत है, मैंने उन्हें पत्रकारिता सिखाई है। आज सरकारी क्षेत्र में ऐसे लोग बैठे हैं, एसडीएम जैसे लोग हैं जिन्होंने अपनी पुस्तक में ये उल्लेख किया है कि पवन तूफान मेरे गुरु हैं। एक प्रशासनिक अधिकारी, एक आईएएस अधिकारी अगर ये लिख रहा है तो यही मेरे लिए सम्मान है। तो मैं चाहता हूं कि हम सम्मान के दायरे को बदलें और लोगों की भावनाओं को जीतने का काम करें, लोगों के दिलों को जीतने का काम करें, यही शायद सम्मान होगा। बिल्कुल ठीक है पवन जी, इतना सब कुछ आपने हमें बताया, अब आप हमें ये भी बताइए कि कुछ आपके लुके छुपे कोई शौक हो जो हमारे दर्शकों को आप शेयर करना चाहें तो मौका बहुत अच्छा है। देखिए, मैंने आपको बताया था कि मुख्य रूप से कवि जन्मजात होता है, कभी बनाया नहीं जाता। जब कवि होता है तो वो रसिक भी होता है। रजोगुण, सतोगुण, तमोगुण, ये तीनों गुण व्यक्ति में होते हैं। मेरा शौक संगीत का भी रहा। मैं पहले जब क्लास में था तो मेज होती थी क्लास की, उसको बजा करके गाता था और तमाम हमारे मित्र बन जाते थे। तो मैं मेज भी बहुत अच्छी बजा लेता हूँ। कहीं कुछ नहीं मिलता था तो भगोना जो होता है उसको औंधा करके बजाते थे, बहुत बेहतरीन। तो ये भी हमारा शौक रहा। ढपली हम बहुत अच्छी बजाते हैं, ढपली का हमारा शौक। आज भी आप ढपली बजा लेते हैं? हाँ, ढपली में आज भी। तो हमारे दर्शकों को एक उस पर कुछ सुनाइए। जी बिल्कुल, ढपली है आपके पास? जी बिल्कुल, ढपली है, मैं सुनाता हूँ। तो ढपली मैंने बजाई, कैसियो का भी मेरा वो रहा, और इस पर बेसिक रूप से मैं श्री रामचरितमानस का पाठ करता हूँ। तो अब छोटा सा एक कोई प्रस्तुतिकरण करिए। मैं श्री रामचरितमानस की 2-3 चौपाइयाँ। जी। और मैं ये बता दूं, ये ढपली हमारे जीवन में मेरी शुरुआत से चली। जब मैं घर से भगा तो मेरी पीठ पर हमारा कैसियो बना रहता था और कंधे पर मेरी ढपली होती थी। तो हम ये माने कि इस ढपली ने तमाम संपर्क भी हमारे बनाए। और मुझे क्योंकि जब मैं घर से भगा था, खाना कहाँ खाएंगे, सोएंगे कहाँ, रहेंगे कहाँ, तो जहाँ ढपली बसती थी वहाँ आश्रय मिल जाता था। तो ढपली हमारी एक अच्छा मित्र भी रही। और ढपली मैंने किसी से सीखी नहीं, मैंने स्वयं बजाना, क्योंकि प्रभु ऐसा करते थे। घनाक्षरी स्वयं का लिखा सुनाता हूं मैं।
तो घराक्षरी बहुत है, लेकिन क्योंकि मैं रामचरितमानस ही इस डबली से पढ़ता हूँ, उसी की चौपाई में आपको सुना। मंगल भवन अमंगल हानि, मंगल भवन अमंगल हानि, प्रभु सुरसरत अजिर बिहारी, दीन दयाल विरुद्ध संहारी, हरहु नाथ मम महावीर इंद्रो हनुमाना, राम जासु तो इस तरीके से मैं रामचरितमानस भी अपनी ढपली के माध्यम से पढ़ता हूँ। मैं ढपली को प्रणाम करता हूँ और कैसियो भी बजाता हूँ, लेकिन कुछ समय क्योंकि पत्रकारिता में व्यस्त होने के कारण कैसियो छूट गया। एक मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मेरा आध्यात्मिक जो झुकाव है वो भी बहुत ज्यादा है और अंकों पर भी हमारा काम है। पवन जी, अपने बारे में कोई और भी ऐसे हिडन मुद्दे हो आप हमसे संक्षिप्त में शेयर कर सकते हैं? मैं इसमें ये कहना चाहूंगा कि बहुत लोग, क्योंकि जो विषय है हम कुछ प्रेरणा भी दे सके अपने इंटरव्यू के माध्यम से, हम केवल ये कहना चाहेंगे कि लोग कहते हैं साहब अच्छे लोगों का मूल्य नहीं है। मैं समाज से केवल एक प्रश्न करना चाहता हूँ कि समाज में अच्छे लोग ज्यादा हैं या बुरे लोग? तो लोग कहते हैं बुरे लोग, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि समाज में अच्छे लोग ही ज्यादा हैं, बुराई ना के बराबर है। हम जब अच्छे काम करते हैं तो कोई एक शक्ति होती है जो मुझे उत्साहित करती है, मुझे प्रोत्साहित करती है। बहुत ढेर सारे मेरे निजी अनुभव हैं जीवन के जिन्हें मैं शेयर नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन मैं केवल ये कहना चाहूंगा कि जब आप अच्छे काम करते हैं तो कोई शक्ति होती है आपको तमाम संकटों से बचा लेती है। वो किसी भी रूप में हो सकती है, आपके माता पिता, आपके बुजुर्ग, आपके परिवार के लोग, आपके कोई खाती बाबा, कोई देवता। ऐसे मेरे जीवन में हनुमान जी का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। जिस तरीके से मैं आपसे बात कर रहा हूँ, ऐसा मुझे आभास होता है कि जब वो कभी परेशान होते तो हनुमान जी आकर के मुझसे बात करते हैं और मैं अपनी समस्या उन्हें बताता हूँ और कुछ घंटों के बाद वो समस्या का समाधान हो जाता है। मैं इसका कोई प्रमाणीकरण तो नहीं दे सकता, लेकिन मैं अपने श्रोताओं को यह बताना चाहूंगा कि वो हनुमान जी उनकी आत्मा भी हो सकती है कि जब आप अच्छे काम करेंगे निश्चित रूप से आपकी आत्मा मजबूत होगी और आप आगे बढ़ते चले जाएंगे। तो जीवन में कुछ भी करें, धर्म को अपना आधार बनाएं, ईमानदारी को आधार बनाएं, सत्यता को आधार बनाएं। मैंने अपने जीवन का आधार धर्म ही बनाया है और आज हम जहाँ पर हैं संतुष्ट हैं। मैं अपने लोगों से कहना चाहूँगा वो धर्म को ही आधार बनाए। और समापन पर मैं 2 घनाक्षरी सुनाना चाहता हूँ। इस संसार में जो आता है सबके अपने आधार होते हैं, उस सबके आधार अलग अलग हैं। एक छंद है कि कोई कंचन कमला ढूंढ रहा, किसी के मन काम समाया हुआ। कोई कंचन कमला ढूंढ रहा, किसी के मन काम समाया हुआ। कोई है मोह की नींद ग्रसा, कोई सुरसरी में नहाया हुआ। आधार विभिन्न यहाँ सबके, दुलराया कोई है सताया हुआ। नर में है नरोत्तम मात्र वही, जो छोड़ गया सब पाया हुआ। नर में है नरोत्तम मात्र वही, जो छोड़ गया सब पाया हुआ। अर्थात हम जो कुछ भी अर्जित करें ये मान के चले कि ये समाज की पूंजी है, ये यही रह जाएगी। केवल हमारे साथ हमारा धर्म, अध्यात्म, साहित्य, अच्छे लोगों की सेवा ही जाएगी। बंजारा विश्व के माध्यम से हम यही कहना चाहेंगे कि अगर बुजुर्गों के लिए सम्मान जिसके दिल में है, वो चाहे हनुमान जी को माने या ना माने, किसी भी इष्ट को माने या ना माने, लेकिन जो हमारे माता पिता जो बुजुर्ग हैं उनको मान लीजिए तो आपकी भक्ति साकार हो गई। अगर बुजुर्गों के लिए सम्मान जिसके दिल में है तो खुदा ईसा मसीह भगवान उसके दिल में है। और इस तरफ छाई गरीबी, उस तरफ बेटी बड़ी। इस तरफ छाई गरीबी, उस तरफ बेटी बड़ी। हाथ वो कैसे करे पीले, इसी मुश्किल में है। और दुनिया भर की शोहरतें फीकी हैं उसके सामने। दुनिया भर की शोहरतें फीकी हैं उसके सामने। बच्चा जो हंसता हुआ माँ बाप के आंचल में है। और अंतिम पंक्ति में देना चाहता हूँ बहुत गंभीरता के साथ कि गंगा जी के जल में कीड़े नहीं पड़ते हैं। क्यों नहीं पड़ते हैं? गंगा जल में ऐसा मेरा अपना मौलिक चिंतन है कि कुछ भी नहीं है, लेकिन गंगा जल में कीड़े क्यों नहीं पड़ते हैं? उसके लिए मैं एक शेर देना चाहता हूँ कि मोक्ष देती है वो सबको, पड़ते हैं कीड़े नहीं। भागीरथ की साधना का तेज गंगा जल में है। तो भागीरथ ने जो 14 वर्ष तक तपस्या की, उसका तेज है कि गंगा जल में कीड़े नहीं पड़ते हैं। अर्थात हम जो अपने जीवन में करते हैं
बाढ़े पुत्र पिता के धर्मा। हमारे कर्म, हमारे कुकर्म हमारे परिवार से जुड़े होते हैं। हम अच्छे कर्म करेंगे तो हम भी आनंदित रहेंगे, हमारी पीढ़ियां भी आनंदित रहेंगी। हम बंजारा विश्व के माध्यम से यही कहना चाहेंगे, अच्छा करें, अच्छा चिंतन करें। और मेरा अपना एक स्लोगन है कि देर तक देखा न जाए जो उसे देखा न कर, देर तक देखा न जाए जो उसे देखा न कर, जिंदगी में ऐश कर, बस और कुछ सोचा न कर। तो बहुत ज्यादा ना सोचें, अच्छा अच्छा करते जाएं। नमस्कार। तो ये थे पवन तूफान, जो अपनी जिंदगी की आप बीती हमारे साथ दिल खोल कर शेयर कर रहे थे। घर से भाग के इन्होंने अपनी जिंदगी की शुरुआत की और आज ये जिस मुकाम पे हैं उस पे इन्हें वाकई गर्व है और सचमुच ये बधाई के पात्र भी है। धन्यवाद, बहुत बहुत नमस्कार। इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहिए बंजारा बीट्स।